जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग को मृत्युंजय रिसर्च सेंटर में। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से हम लोग बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट है उसको हम लोग करने वाले हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, ये एडुटेरिया का है और जो वॉल्यूम 1 आया है उसका ही प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। और हम बदल बदल का प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं। तो ये बता देते हैं आप लोगों को, एडुटेरिया का है। तो और इसका जो PDF होगा दोस्तों, हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड आप लोगों को करवा देंगे। इसमें आसान प्रश्न है दोस्तों, हम इसको देखें। और कुल इसमें 100 प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें से आपका कट ऑफ 70 मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो 70 आप लोग लेके चलिए। और चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देख रहे हैं जैसे कि जो प्रश्न पूछा जाता है वो 100 नंबर का होता है। 100 क्वेश्चन होता है, 200 नंबर का होता है और 2 घंटे का होता है, जो एग्ज़ाम की बात बोला गया। तो हम लोग 2 घंटे तो नहीं लेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और पहला प्रश्न ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सही के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो देखते हैं कि कौन सा कथन सत्य है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कपास। और अगर बताएं कि कपास के साथ साथ वहाँ से गेहूँ, जौ, बाजरा, ज्वार, चावल, ये सब का भी खेती वहाँ से मिला है। तो वो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 2 है कि जैन धर्म के 3 रत्न, त्रिरत्न जिसको बोला जाता है, त्रिरत्न शामिल है। तो जैन धर्म के बताना है दोस्तों। तो सम्यक दर्शन, ज्ञान और आचरण, यही होगा। यानी कि सम्यक दर्शन के जब विश्वास भी हो जाता है, तो इसका ऑप्शन बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सम्यक विश्वास। सम्यक सही सम्यक का मतलब सही। ठीक है, सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं। जैन संस्थानों को जो दान में दी जाती थी भूमि, उसको क्या कहते थे, चोल अभिलेखों के अनुसार ये बताना है। तो उसे पल्ली छांदम कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, पल्ली छांदम। जो जैन के द्वारा दिए जाने वाला जो भूमि था, पल्ली छांदम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ब्रह्मम दे, जो ब्राह्मण को देने वाला जो दान था, भूमि था, उसको ब्रह्मदेव कहा जाता था। और साल भोग बोला जाता, साला भोग, जिसको स्कूल में, अस्पताल में, ये सब में जो दान दिया जाता था, ये दान जो भूमि, उसको साल भोग कहा जाता था। और वेलन बगाई, ऑप्शन डी में वेलन बगाई जो है वो गैर ब्राह्मण को दिए जाने वाला भूमि था। तो सारा ऑप्शन क्लियर हो गया। अगला बढ़ते हैं। अगला है कि विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है। तो विशाख दत्त के द्वारा जो मुद्रा राक्षस है वो संस्कृत भाषा में है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें विशाख दत्त की जो मुद्रा राक्षस पुस्तक है, उसमें किस शासक के वर्णन है, तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। इन चंद्रगुप्त मौर्य का नाटक को ब्रीसल और कुलहीन जो है वो यहीं से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है कि निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत के का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था। तो ये शेरशाह सूरी किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये रुपया था वो चांदी का सिक्का था, याद रखिएगा, और चांदी का सिक्का था। और अगर ग्रेन पूछा जाएगा कि कितना ग्रेन का था, 178 ग्रेन का था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था। प्रारंभ तो शाहजहाँ के समय में ही हो गया था, याद रखिएगा, लेकिन घनिष्ठ ये घमासान जो हो गया था वो औरंगजेब के काल में हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7 है कि भारत में किस गवर्नर जनरल को अस्थाई स्वशासन का पिता कहा जाता है। तो अस्थाई स्वशासन का पिता लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन के ही काल में जो 1881 में नियमित जनगणना स्टार्ट हुआ था, लॉर्ड रिपन के ही काल में। ठीक है। प्रश्न संख्या 8 है
कि ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। तो अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर 1856 में कर लिया था, याद रखिएगा। और उस समय अवध के नवाब पूछा जाएगा तो वाजिद अली शाह हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न 9 है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन 1905 का विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किए थे दोस्तों, याद रखिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हालांकि बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ ये पूछा जाएगा तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। ये भी आप लोग डेट याद रखिएगा, 16 अक्टूबर 1905। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ 10 नंबर है कि किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहे थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। और ये अगर डेट पूछेगा दोस्तों तो डेट आप लोग याद रखिएगा, 6 जुलाई 1944 को संबोधित किए थे, 6 जुलाई 1944 को। प्रश्न संख्या 11 है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 में किए थे, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले कहाँ के थे ये आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, किस राज्य से थे। प्रश्न संख्या 12 है कि अटला देवी मस्जिद, अटला देवी मस्जिद का निर्माण किस मस्जिद, देखिए अटला देवी मंदिर का निर्माण कोई और किया था, मस्जिद पूछा जा रहा है दोस्तों। तो मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था। तो ये सरकरी शासक इब्राहिम शाह के द्वारा किया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले ये मंदिर था, ठीक है, बाद में ये तोड़ के उसके जगह पर ये मस्जिद बना दिया गया था 1408 में। और जो मंदिर बनाए थे वो विजय चंद्र द्वारा बनाया गया था, और राजा थे वहाँ के कन्नौज के। प्रश्न संख्या 13 के अलाउद्दीन के समय, अलाउद्दीन खिलजी का बात किया जा रहा है, अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व दर उपज का कितना प्रतिशत था। तो भू राजस्व दर उपज का 1/2 यानी कि 50% पता याद रखिएगा। और एक खम्ब नामक टैक्स लिया जाता था जो लूट का धन, इसी के समय में अलाउद्दीन खिलजी तो वो 3/4 लिया जाता था। तो दोनों याद रखिएगा, लूट का धन यानी कि खम्ब लिया जाता था 3/4 और उपज का 1/2 लिया भाग टैक्स लेता था। प्रश्न संख्या 14 है कि भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश की समानता और वचन देता है। तो भारतीय संविधान प्रतिष्ठा और अवसर की समानता देता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 की निम्नलिखित में से कौन सा समिति ने मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित के सुझाव दिया था। तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये आए थे। प्रश्न संख्या 16 हो जाएगा कि अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति के पास हो जाएगा। और ये 244 कॉलम 1 हो जाएगा, ऑप्शन आर्टिकल का बता दिया दोस्तों, 244 1। प्रश्न संख्या 17 है कि ग्राम सभा में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं। तो ग्राम सभा के सबसे पहले बता दें कि 243 अनुच्छेद 243 बी में बताया गया कि कौन शामिल होते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 18 है कि संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों के मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई। और ये अधिकतम संख्या कितनी है तो 15%, ये भी याद रखिएगा। तो कौन सा संविधान संशोधन था, ऑप्शन सी हो जाएगा, 91वां संविधान 91 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 19 है दोस्तों, और 19 को आप लोग ध्यान से देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका स्थापना किए थे। तो
तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, नीति आयोग। प्रश्न संख्या 20 है कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार कार्यपालिका परिषद के उपसभापति या उपाध्यक्ष भी इसको कभी कभी बोला जाता है दोस्तों, कहीं कहीं लिखा जाएगा, तो कौन थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, और अध्यक्ष कौन थे ये पूछेगा तो क्या हो जाएगा? तो अध्यक्ष जो उस समय वायसराय थे वही हो गए थे, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 21 है, 21 देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? तो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हो जाएगा अनुच्छेद 241, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 241। अगर बात की जाए 231 का, तो 231 क्या बोलता है? हालांकि ऑप्शन सी ठीक है, लेकिन 231 क्या बोलता है? 231 बोलता है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था हो सकता है, तो ऑप्शन डी वो बोलता है 231। 214 क्या बोलता है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होना आवश्यक है। ठीक है, और 239 क्या बोलता है कि संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन की बात करता है। तो सारा ऑप्शन भी क्लियर होते जा रहा है। प्रश्न संख्या 22 है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनका निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा मामला उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, मतलब दोनों की बात करें, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 216 और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद सिर्फ 32 के तहत किसका अधिकार आता है? तो ये मौलिक अधिकारों के प्रवर्तक के, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूल अधिकार यहाँ लिखा गया है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 24 है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गोल्डन ट्रायंगल यानी कि स्वर्णम त्रिभुज बोला जाता है दोस्तों कि एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों के तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इस त्रिभुज में भाग नहीं है? इस त्रिभुज का भाग नहीं है, तो ये हो जाएगा लाओस, कंबोडिया नहीं हो जाएगा, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, यानी कि ऑप्शन लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी कंबोडिया इसका नहीं होगा। प्रश्न संख्या 25 है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और फंसाने वाला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है कब मनाया जाता है ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा 18 दिसंबर को। हालांकि राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय याद रखिएगा 18 दिसंबर को। प्रश्न संख्या 26 है कि लोसुंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है? तो लोसुंग त्यौहार जो है दोस्तों वो सिक्किम का है, ऑप्शन बी हो जाएगा, लोसुंग सिक्किम का होगा। प्रश्न संख्या 27 है कि यूनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? तो यूनेक्स कप बैडमिंटन से संबंधित, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है कि सूरज ताल झील किस राज्य में है? तो सूरज ताल झील जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में और याद रखिएगा कि रेणुका झील भी है, नाको झील भी है, याद रखिएगा नाको झील भी ये हिमाचल प्रदेश में ही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है कि इकोसिस्टम सही परिभाषित क्या है? तो इकोसिस्टम का सही परिभाषित क्या है? तो ऑप्शन ए और बी तो यहाँ होगा नहीं, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन इकोसिस्टम प्रभावी क्या है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, जीव समुदाय और उसके वातावरण में का संतुलन तंत्र, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या आसान 30 नंबर है दोस्तों, उसको आप लोग देखिए कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो ये 33.3%, यानी कि 1/3 होना चाहिए। सिंपल बात समझिए, मैदानी क्षेत्र की बात कर रहा है, सिंपल क्षेत्र की। यही अगर पूछ देता दोस्तों कि पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्र में कितना होना चाहिए, तो ये 2/3 हो जाएगा। याद रखिएगा, पर्वतीय या पहाड़ी में 2/3। मैदानी क्षेत्र की बात कर रहा है तो 1/3।
ठीक है। और 2/3 किस देश में जंगल और ये वृक्ष है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा आपका जापान में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 31 है कि एपीफाइट्स पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं, क्यों? बताना है क्यों। तो ये हो जाएगा यांत्रिकी मदद हेतु, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये फंसाऊ प्रश्न है दोस्तों, और ऐसे प्रश्न को ध्यानपूर्वक करना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए कि जैव आरक्षित क्षेत्र बताना और स्थापना उसका होता था सिमलीपाल 1994, ठीक है। कंचनजंगा ही गलत हो जाएगा, ये 2000 में इसका स्थापना हुआ था। नोकरेक 1988 और पन्ना जो है 2011, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। सिमलीपाल कहाँ है, तो सिमलीपाल उड़ीसा में हो जाएगा। कंचनजंगा सिक्किम में हो जाएगा। नोकरेक कहाँ है, नोकरेक मेघालय में है। पन्ना कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है या मैचिंग करवाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 33 है कि क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन है? तो क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाता है दोस्तों गुजरात हाईकोर्ट क्यों चर्चा में है, तो गुजरात हाईकोर्ट चर्चा में इसलिए है क्योंकि गुजरात हाईकोर्ट अपना कार्यवाही को लाइव प्रसारण करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट था। तो ऑप्शन सी जो है गुजरात हाईकोर्ट, वो भी याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 34 है कि श्वास ऐप किस राज्य सरकार बता रहा है कि श्वास ऐप को जारी किया है? तो श्वास ऐप जो है वो तमिलनाडु सरकार ने इसको जारी किया है, तो उसको आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 35 है कि हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन संगम नौसेना भारत और किस देश के साथ में हुआ? तो हालांकि ये गोवा में हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। संगम कहाँ हुआ था, तो गोवा में, और भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO में शामिल 187वां देश कौन सा है? तो ये टोंगा हो जाएगा। टोंगा की राजधानी कहाँ है, तो ये भी याद रखिएगा नुकु आलोपा। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था। प्रश्न संख्या 37 है कि विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया है, इसमें भारत के तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो एस जयशंकर साहब गए थे, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विदेश मंत्री एस जयशंकर। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं कि भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित क्षेत्र देश तुर्की और सीरिया के जो कौन सी मदद के लिए कौन सी ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था तुर्की सीरिया के लिए, ऑपरेशन दोस्त, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि वो दोस्त नहीं है, ठीक है। प्रश्न संख्या 39 है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो याद रखिएगा प्रथम स्थान पर तो अमेरिका हो जाएगा। और पूछा जा सकता है कि भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का यहाँ पर 4th स्थान है, ठीक है। तो ऑप्शन दोनों याद रखिएगा, भारत का भी और अमेरिका तो नंबर 1 है ही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अच्छा लग रहा है तो लाइक कर सकते हैं, ठीक है। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश का GDP विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो ये 6 से 6.8 रहने का अनुमान है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 है कि दूध उत्पादन में भारत का विश्व का कौन सा स्थान है? तो दूध उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है, और विश्व का ये 25% दूध का उत्पादन करता है। और भारत में सबसे ज़्यादा दूध कौन सा राज्य उत्पादन करता है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 42 है कि अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है? तो ये जो अंशु जो है ये कुश्ती लड़ते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, कुश्ती से इनका संबंध है। प्रश्न संख्या 43 है कि ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे
एल्बम ऑफ द ईयर मिला है। तो ग्रैमी पुरस्कार एल्बम ऑफ द ईयर किसे मिला ये बताना। तो हैरी आउस को मिला, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं कि प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी का लेखक है, बताना कौन है। तो ये सलमान रुश्दी हो जाएंगे, ऑप्शन ए इसका राइट है। सलमान रुश्दी का और अगर पुस्तक के नाम पूछे तो याद रखिएगा सेम है, द सेंटेनिक है, ठीक है। अगला प्रश्न है 45 नंबर है कि विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या है। तो विश्व कैंसर दिवस 2023, हालांकि कैंसर दिवस कब मनाया जाता है ये भी आप लोग बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट में आप लोग जरूर बताइए। बता देते हैं 4 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और इसका थीम की बात करें तो क्लोज द केयर गैप, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लोज द केयर गैप। प्रश्न संख्या 46 है कि स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का स्थापना किया गया था। तो स्टैच्यू ऑफ नॉलेज जो है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का है और ये महाराष्ट्र के लातूर जिले में है, याद रखिएगा महाराष्ट्र के लातूर में है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। प्रश्न संख्या 47 है कि जनवरी 2023 में आए रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है। तो ये बहुत इजी प्रश्न पूछ दिया है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 48 है कि कौन सा राज्य और राज्यपाल सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। तो ऑप्शन ए तो ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का ठीक है, फागू चौहान मेघालय में है ये भी ठीक है, राधा कृष्णन ये भी ठीक है झारखंड में। और ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका गलत है। यहाँ गणेश लाल नहीं हो जाएगा, यह रमेश बैस है, महाराष्ट्र में अभी रमेश बैस है, जिसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 49 है कि हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया है, तो इनका संबंध किससे है। तो तुलसीदास जो बलराम थे वो फुटबॉलर थे, यानी कि खेल हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन है। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष संगीता वर्मा हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा संगीता वर्मा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का स्थापना 2003 में हुआ था, इसको भी आप लोग अच्छे से नोट कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 51 है कि अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन नागपुर में हुआ है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नागपुर, ठीक है। और नहीं, एक मिनट, नागपुर में नहीं हुआ दोस्तों, भोपाल में हुआ है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भोपाल। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन किए थे और ये 7वां है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 52 है कि हाल ही में दयानंद सरस्वती का कौन सा जयंती मनाया गया। तो ये 200वां जयंती मनाया गया। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज का स्थापना किए थे, इसको भी आप लोग अच्छे से नोट कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 53 है कि हाल ही में किसके द्वारा दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया। तो ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन किए थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 है कि नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन है। तो नेपाल के नए राष्ट्रपति हो जाएगा रामचंद्र पौडेल और प्रचंड वहाँ का प्रधानमंत्री है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में याओसांग उत्सव मनाया गया। तो ये मणिपुर में है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न पूछा जा सकता है किसी न किसी एग्जाम में। प्रश्न संख्या 56 है कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया है। तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया ये बताना है। तो अप्पा साहेब धर्माधिकारी को, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 है कि वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन है। तो ये सुरेखा यादव हो जाएंगे, ऑप्शन बी सुरेखा यादव। और ये सोलापुर से मुंबई के CST तक ये ड्राइविंग किए थे, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 है कि रबी फसल की बुआई होती है। तो रबी फसल की बुआई जो होती है
वो अक्टूबर नवंबर तक हो जाती है। हालांकि मौसम ये जो बदल रहा है उससे आगे पीछे ये हो सकता है, लेकिन आपको याद रखना है अक्टूबर नवंबर में। ठीक है। प्रश्न संख्या 59 है कि जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 है कि किस भारतीय राज्यों का अधिकतम सीमा म्यांमार से लगता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से लगता है, करीब 500 प्लस सीमा 520 के करीब किलोमीटर इसका टच होता है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 61 है कि भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होता है, तो ये किस कारण से होता है ये बताना है। तो ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जैसा प्रश्न है उसको हम आसान प्रश्न को बोलेंगे, इजी प्रश्न को, मॉडरेट भी प्रश्न यहाँ पर नहीं है, तो आप लोग इसमें ज़्यादा स्कोर करें वही अच्छा है। ठीक है। और अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। 62 नंबर प्रश्न है कि कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है, तो कॉफ़ी पोर्ट किसके जाना जाता है? सेंटोस बंदरगाह जो ब्राज़ील में है उसको जाना जाता है कॉफ़ी पोर्ट को, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कॉफ़ी पोर्ट। प्रश्न संख्या 63 है कि नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? तो नंदा देवी जो है वो आपका कुमायूं हिमालय की हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नंदा देवी ये उत्तराखंड में पड़ती है, तो कुमायूं हिमालय हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 है कि द्वीपों का समूह लक्षद्वीप निर्मित है, तो ये प्रवालों के द्वारा निर्मित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रवाल के द्वारा। 65 नंबर प्रश्न है कि दूध सागर निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो दूध सागर जो है दोस्तों ये चिनाब का हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। दूध सागर चिनाब का हो जाएगा। किशन गंगा किसका है? तो किशन गंगा झेलम का हो जाएगा। ये भी राम गंगा गंगा नदी का हो जाएगा। दूध गंगा चिनाब नदी का। ठीक है। प्रश्न संख्या 66 है कि भार का एसआई मात्रक क्या है? तो भार का एसआई मात्रक सिंपल प्रश्न है, हालांकि अब तो ऐसा बिहार पुलिस भी नहीं पूछ रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा न्यूटन। भार का सही मात्रक न्यूटन हो जाएगा। आसान प्रश्न है दोस्तों, आप लोग अच्छा स्कोर कीजिए, 70 प्लस ही कीजिए। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र में के स्तर के ऊपर वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी का प्रयोग करता है? तो ये पेरिस्कोप हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पायरोमीटर किसका करता है दोस्तों? तो दूर स्थित वस्तुओं को ताप का ज्ञात करने के लिए पायरोमीटर। ओडोमीटर, तो ओडोमीटर जो ऑप्शन सी में है इसको याद रखिए, गाड़ी के चलती दूरी को मापा जाता है, और हवा का वेग एनीमोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो आप चारों इसको ध्यान रखिए। ठीक है। प्रश्न संख्या 68 है कि यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा हो उसका ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो उसका मान जो होगा ऊर्जा में वृद्धि होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ऊर्जा में वृद्धि होगी। प्रश्न संख्या 69 है कि यदि दो कणों के बीच दूरी बढ़ा दी जाए तो इनके बीच के गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये कम हो जाएगा। अगर दूरी बढ़ेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 70 नंबर पहुंच गए हैं दोस्तों कि उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं, तो किस ओर कार्य करते हैं ये बताना है। तो ये विपरीत दिशा में एक दूसरे के कार्य करते हैं, याद रखिएगा, विपरीत दिशा में एक दूसरे कार्य करते हैं। दोस्तों हम डिटेल भी बता सकते हैं, पर डिटेल उतना नहीं कर रहे हैं कि वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर देखने में अच्छा नहीं लगेगा। प्रश्न संख्या 71 है कि निम्नलिखित में से क्या तरंग विशेषता नहीं है? तो ये माध्यम नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन ऑप्शन ए ही हो जाएगा। दूध से दही में परिवर्तन, ऑप्शन ए हो जाएगा, दूध से दही में परिवर्तन। प्रश्न संख्या 73 है कि निम्नलिखित में से किसने परमाणु के अविभाज्य के बारे में बताया है? तो ये डाल्टन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, परमाणु का अविभाज्य के बारे में डाल्टन ने बताया है। प्रश्न संख्या 74 की ओर बढ़ते हैं। 74 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो सामान्य
ताप पर गैलियम जो होता है वो द्रव अवस्था में होता है। तो इसे याद रखिएगा, गैलियम Ga इसका संकेत होता है और ये एक धातु है। ठीक है। प्रश्न संख्या 75 है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु इलेक्ट्रॉन का विन्यास नहीं है। धातु का इलेक्ट्रॉन का विन्यास नहीं, धातु पकड़ना है, कोई धातु नहीं है। ठीक है, तो ऑक्सीजन हो जाएगा दोस्तों, ये साफ नज़र आ रहा है 2 8 2 6, यानी कि इसका परमाणु संख्या हो गया 8 8 एक ऑक्सीजन का परमाणु संख्या है। 76 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है। तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है, ये बताना है। तो परमाणु क्रमांक हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 है कि ऑक्सीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो ऑक्सीकरण जब होता है तो ऑक्सीजन लेता और इलेक्ट्रॉनों को छोड़ता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों में कमी होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78 है कि यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है, यदि किसी लवण का पीएच मान कैसा है, 0 है, तो वह डैश का लवण होता है। अगर पीएच मान अगर 0 हो जाए तो सख्त एसिड हो जाएगा, लेकिन कमज़ोर बेस हो जाएगा। याद रखिएगा, बेस जो होगा वो कमज़ोर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79 पहुंच गए दोस्तों, और उसको अच्छे से देखिए कि जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है। तो जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है, ये बताना है। तो ये क्षार जल में OH- आयन निर्मित करता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 है कि उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया। तो ये हीलियम हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हीलियम। हाँ, निष्क्रिय गैस कितने हैं, तो 6 प्रकार के, याद रखिएगा 6 प्रकार के निष्क्रिय कौन कौन है। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इसको आप लोग उंगली पर याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 81 है कि अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्नलिखित में से किसमें होता है। तो अधातुओं का व्यापक रूप से उपयोग खाद्य के में होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। सोडियम कार्बोनेट किसका होता है, वॉशिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम क्लोराइड जो नमक हो गया उसको याद रखिएगा, और सोडियम थायोसल्फाइड फोटोग्राफी में प्रयोग होता है। इसको ये सब ऑप्शन को आप लोग ख्याल रखिएगा, कहीं से प्रश्न आ सकता है। प्रश्न संख्या 83 के हीमेटोलॉजी का अध्ययन कहते हैं। हीमेटोलॉजी जो है वो रक्त के अध्ययन है, हीमेटोलॉजी रक्त के अध्ययन है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन की क्या होता है दोस्तों, वृक्षों और झाड़ियों का डेंड्रोलॉजी। ठीक है, और ठीक है आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 84 है कि पानी की कमी के कारण कोशिका का संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मोलिसिस, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लाज्मोलिसिस। 85 नंबर प्रश्न है कि हमारे शरीर में वसा संचयक ऊतक कौन सा है। तो वसा संचायक ऊतक कौन है ये बताना है। तो एडिपोज ऊतक हो जाएगा, वसा संचायक ऊतक एडिपोज, याद रखिएगा एडिपोज, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ ठीक है। प्रश्न संख्या 86 है कि अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाएगा तो विभेदन कहते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विभेदन कहते हैं। प्रश्न संख्या 87 है कि पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित होती है। तब पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बन उपस्थित होती है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 88 है कि निम्नलिखित में से किसने
सजीव वस्तुओं के लक्षणों की अनुवांशिकी के सिद्धांत को प्रतिपादन में योगदान किया था? तो ये ग्रेगर मेंडल हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89 है, इजी प्रश्न है कि जोक किस संघ में आता है? तो एनिलिडा में हो जाएगा, याद रखिएगा। जोक जो है किस में आता है? तो एनिलिडा में होगा, ठीक है। और जोक जो होता है उभयलिंगी होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 90 है कि निम्नलिखित में से किसमें हीमोडोट दांत पाए जाते हैं? तो ये मछलियों में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 91 है कि मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जिक अम्ल कौन सा है? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रोग विषाणु जनित रोग नहीं है? विषाणु जनित रोग नहीं है तो ये तपेदिक हो जाएगा। ये बैक्टीरिया जनित रोग होता है, जीवाणु जनित हो जाए, बैक्टीरिया जनित। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93 इजी प्रश्न है कि 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन था? PC महालनोबिस थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94 है कि नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, ठीक है, स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है ये बताना। तो ये हैदराबाद में स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद। प्रश्न संख्या 95 के निम्नलिखित कीमत सूचकांक में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 96 जो है वो मैथ का प्रश्न है दोस्तों, इसको आप लोग खुद से कीजिए। और इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिए। 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, आप लोग खुद से कर लीजिएगा। 98 का हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आसान प्रश्न है। 99 का कौन हो जाएगा? तो 99 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। और 100 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा। तो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई भी प्रश्न हो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।